ये कहानी एक बैंक मैनेजर और उसकी पत्नी की है। बैंक मैनेजर का नाम आकाश है और उसकी पत्नी का नाम बेनेला। जो शहर में रहते हैं, उनका ट्रांसफर दूर एक छोटे से शहर गांव में होता है। वहां उस गांव में आकाश किराए में घर ढूंढता है, लेकिन कोई घर नहीं मिल रहा होता है। तभी आकाश एक रियल एस्टेट वाले से कहता है कि उनके लिए एक घर ढूंढे। रियल एस्टेट वाला कहता है, उस गांव में एक राजबाड़ी है, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। उस राजबाड़ी में कोई नहीं रहता। कुछ साल पहले उस राजबाड़ी के मालिक का देहांत हो गया था। राजबाड़ी थोड़ी जंगल के अंदर है। आकाश बोला, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। आकाश और उसकी पत्नी बेनेला सामान पैक करते हैं और राजबाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। अपनी कार से जाते हुए बाहर का व्यू देख रहे होते हैं। उन्हें राजबाड़ी का रास्ता ठीक से मालूम नहीं होता, तो रास्ते में एक व्यक्ति से पूछते हैं, जो लकड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। आकाश ने पूछा, ये राजबाड़ी का रास्ता किधर जाता है? कौन सी राजबाड़ी? इस गांव में कितनी राजबाड़ियां हैं? वो आदमी घबरा कर बोला, एक है साहब, लेकिन उस राजबाड़ी में मत जाना साहब, वो जगह श्रापित है, वहां कोई नहीं रहता। आकाश और उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे अनसुना करके आगे निकल जाते हैं। शाम होते होते वे लोग राजबाड़ी पहुंच जाते हैं। पास से देखा तो राजबाड़ी बहुत ही सुंदर थी। आकाश की पत्नी बेनेला देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इतनी पुरानी और इतनी सुंदर हवेली उसने कभी नहीं देखी थी। आकाश और उसकी पत्नी बेनेला जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, लाइट टिमटिमाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर कुछ कई सालों से बंद था और बाहर निकलना चाहता हो। दरवाजा अपने आप कांपने लगता है और माहौल अजीब सा डरावना हो जाता है। अंदर जाकर देखते हैं तो राजबाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखती है। आकाश और उसकी पत्नी अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही आकाश अंदर घुसता है, हवाएं चलना बंद हो जाता है, माहौल एकदम शांत हो जाता है। अंदर की चीजें बहुत आकर्षक होती हैं, ऐसी चीजें जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थीं। हॉल में पहले मालिक का एक बड़ा सा फोटो लगा होता है। कुछ देर बाद उनका ध्यान उस पर जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी राजबाड़ी का मालिक इतना अमीर आदमी था, फिर भी उसका कोई वारिस नहीं है। आकाश कहता है, ये राजबाड़ी कुछ अजीब सी नहीं लग रही, जैसे यहाँ कोई सूनी सूनी शांति है। आज पहला दिन है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे इस घर की आदत हो जाएगी। आकाश चुप रहता है, लेकिन उसे एहसास था कि इस राजबाड़ी में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से लोग इससे डरते हैं। आकाश कहता है, याद है आते वक्त हमें जो आदमी मिला था, उसने जो कहा था वो मेरे कानों में अभी तक गूंज रहा है। तुम भी किसी की भी बात पकड़ लेते हो। छोड़ो ये सब, चलो सोने चलते हैं। आकाश और उसकी पत्नी बेडरूम की ओर जाते हैं। दोनों बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर में बेनेला सो जाती है, लेकिन आकाश को नींद नहीं आती। रात के 10 बज चुके होते हैं। वह करवटें बदलता रहता है, लेकिन नींद नहीं आती। 11 बज जाते हैं। आकाश सोचता है, क्यों ना एक किताब पढ़ लूं, शायद नींद आ जाए। वो हॉल में रखी अलमारी के पास जाता है। वहां बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। तभी उसकी नजर एक अजीब सी किताब पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, काला जादू। निगूढ़ ग्रंथ। आकाश मन ही मन कहता है, क्या सच में काला जादू होता है? मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना है। क्या यह किताब सच बता सकती है? वो किताब उठाता है और अपने कमरे में ले आता है। कुर्सी पर बैठकर किताब खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। जब कोई आदमी निगूढ़ ग्रंथ खोलकर पढ़ता है, तो उसके सामने ऐसे रहस्यमय मंत्र खुलते हैं जो उसकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करते हैं। लेकिन हर इच्छा की एक भारी कीमत होती है, किसी मासूम की बलि। अगर वह आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के बाद बलि नहीं देता, तो काला जादू उसी पर पलट जाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भयावह दुष्चक्र में फंस जाती है। आकाश पढ़ता जाता है और भी पढ़ने को मजबूर हो जाता है। आधी रात के करीब राजबाड़ी में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती हैं। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगती हैं। हवा में सरसराती फुसफुसाहट भर जाती है। आकाश को महसूस होता है
कोई उसे घूर रहा है। एक विशाल साया उसके चारों ओर मंडराने लगता है। जितना वो पढ़ता है, साया उतना ही हावी होता जाता है। हवा पर अजीब शब्द उभरने लगते हैं। कमरा भूतिया माहौल में बदल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है, यह किताब किसी अनजानी काली शक्ति को बुलाने के लिए थी। आकाश देर रात तक किताब में डूबा रहता है, लेकिन अचानक उसे अजीब सा चक्कर महसूस होने लगता है। उसके माथे पर पसीना छलक आता है। वह किताब बंद करता है और हड़बड़ी में बेड की तरफ बढ़ जाता है, मानो अब उसे तुरंत आराम चाहिए। उस रात में आकाश को अजीब सपने आने लगते हैं। एक काली परछाई उसका पीछा करती रहती है। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक सपना बार बार आता है, जो भी इस किताब को खोलेगा उसे बलि देनी होगी। सुबह आकाश घबरा कर उठता है। उसकी हालत में अजीब सी बेचैनी और तनाव होता है। रात की घटनाओं के प्रभाव से उसका मन परेशान है और वह सोचता है कि अब उसे पंडित के पास जाकर इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। इस बेचैनी के साथ वह राजबाड़ी से बाहर निकलकर गांव की ओर बढ़ता है। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बने मंदिर में पंडित से मिलता है। पंडित उसकी पूरी बात सुनते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, यह किताब उसी राजबाड़ी की पुरानी मालकिन की थी। अब यह पूरी तरह श्रापित है। इससे छुटकारा पाने के लिए निशीथ शांति हवन करना होगा। रात 1 बजे पंडित आकाश को 4 पुतलियां एक पुराने कपड़े की रस्सी में बांध कर देता है। वे पुतलियां आकार में छोटी थीं, लेकिन उनका रूप किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। काले कपड़े और मिट्टी से बनी हुई आंखों की जगह लाल चमकते मोती और उनके शरीर पर किसी अनजानी भाषा में उकेरी गई रहस्यमयी लिपियां। पंडित गहरी चेतावनी भरी आवाज में कहता है, इन पुतलियों का महत्व बहुत गहरा है। यह सिर्फ कपड़ा या मिट्टी नहीं, यह 4 दिशाओं की ऊर्जा को बांधने वाली रक्षक मूर्तियां हैं। 3 पुतलियां तुम्हें राजबाड़ी के तीनों कोनों में ठीक आधी रात से पहले गाड़नी होंगी और चौथी पुतली हवन का केंद्र बनेगी। अगर समय 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ तो वह साया और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारी जान भी ले सकता है। पंडित फिर चौथी पुतली अलग निकालता है और आकाश की हथेली पर रख देता है। वह पुतली बाकी तीनों से अलग थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी लाल, जैसे उनमें खून भरा हो। पंडित धीमे स्वर में बोलता है, यह चौथी पुतली हवन का केंद्र बनेगी। निशीथ शांति हवन के दौरान इसे अग्नि में समर्पित करना होगा। तभी वह श्राप जो तुम्हारे घर और तुम्हारी जिंदगी को जकड़े हुए है पूरी तरह समाप्त होगा। आकाश पुतलियां लेकर राजबाड़ी की ओर लौटता है। रास्ते में हल्का कोहरा छा चुका होता है। रोज का रास्ता आज कुछ अजनबी सा लग रहा होता है। राजबाड़ी की सीढ़ियां में चढ़ते हुए उसे ऐसा महसूस होता है मानो वह हवेली नुमा घर उसकी वापसी का इंतजार कर रहा हो। रात का अंधेरा धीरे धीरे दीवारों पर चढ़ने लगता है। घड़ी में 11:45 बजते हैं। आकाश पहला कोना चुनता है। जैसे ही वह मिट्टी हटाकर पहली पुतली गाड़ने लगता है, जमीन के नीचे से ठंडी हवा का झोंका उठता है, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की हो, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर पुतली गाड़ देता है। पहली पुतली गाड़ते ही राजबाड़ी की दीवारें हल्के कंपन के साथ कराह उठती हैं, जैसे किसी ने सदियों की नींद में खलल डाल दिया हो। वह घबराया हुआ दूसरे कोने की ओर बढ़ता है। जैसे ही दूसरी पुतली गाड़ता है, कमरे की लाइटें बिना बिजली के होते हुए भी हल्की हल्की टिमटिमाने लगती हैं। हवा भारी होने लगती है। दीवार पर एक लंबी परछाई खींचती चली जाती है, मानो देख रही हो कि वह क्या कर रहा है। तीसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते घड़ी में 11:59 बज चुके होते हैं। आकाश के हाथ कांपने लगते हैं। अगर 1 मिनट भी चूक गया तो पंडित की चेतावनी सच हो सकती थी। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठकर तीसरी पुतली गाड़ने लगता है, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। धीमे भारी कदमों की। वह कांपते हुए पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह तुरंत पुतली मिट्टी में गाड़ देता है। तीसरी पुतली गड़ते ही पूरी राजबाड़ी एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाती है। हवा थम जाती है। घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है और दीवारों की परछाइयां गायब हो जाती हैं। तीनों पुतलियां गाड़कर आकाश वापस राजबाड़ी के अंदर लौटता है।
पूरा माहौल भारी सांसों से भरा हुआ लगता है। वह चौथी पुतली को अपने हाथ में कसकर पकड़े रहता है। उसकी नजर दरवाजे पर टिकी होती है, पंडित के आने के इंतजार में। कुछ ही पलों बाद पुराने भारी दरवाजे की कड़ाही खटखटाती है। पंडित भीतर प्रवेश करता है। उसका चेहरा गंभीर होता है। वह हवन की सामग्री साथ लाया होता है। आकाश चौथी पुतली पंडित को सौंपता है। पंडित उसे सावधानी से काले कपड़े में लपेट देता है। वह समझाता है, यह पुतली हवन का मुख्य केंद्र है। इसे काले कपड़े के साथ ही अग्नि में अर्पित करना होगा, वरना हवन की शक्ति उल्टी पड़ सकती है। आकाश की पत्नी बेनेला अब तक दूर खड़ी सब देख रही होती है। वह कांप रही होती है। पंडित मंत्रोच्चार शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते हैं, हवेली की दीवारें थरथराने लगती हैं। पुराना झाड़ फानूस हिलने लगता है। कमरे में ठंडी हवा भर जाती है। तभी 3 गहरी काली परछाइयां दरवाजे से अंदर आते दिखाई देती हैं। आकाश की पत्नी बेनेला पूरी तरह डर जाती है। वह सहमते हुए आगे बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। अचानक वह चौथी पुतली से काला कपड़ा हटा देती है और उसे सीधे हवन की अग्नि में डाल देती है। पंडित की आंखों में एक पल के लिए भय उतर आता है। वह घबराकर चिल्लाता है, अरे यह तुमने क्या किया? इसे काले कपड़े के साथ ही जलाना था। अब यह हवन अधूरा रह गया। तीनों काली परछाइयां और भी गहरी और बड़ी हो जाती हैं। हवेली की दीवारों से अजीब सरसराहटें उठने लगती हैं। लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। पंडित घबराकर अपने सामान समेटता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वह आकाश से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब यह अधूरा हवन तुम्हारे लिए और मुसीबत खड़ी करेगा। पंडित दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हवेली पर एक आखिरी नजर डालता है। धीमी आवाज में कहता है, अब इस हवेली को इस अधूरे हवन का परिणाम भुगतना होगा। मैं यहां नहीं रुक सकता। इतना कहकर पंडित तेजी से बाहर निकल जाता है। आकाश उसे जाते हुए देखता रह जाता है। हवेली के अंदर की लाइटें अब भी टिमटिमा रही होती हैं। दीवारों पर अजीब फुसफुसाहटें गूंजती रहती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अब हालात और बिगड़ चुके हैं। अब आकाश अपनी पत्नी पर बेहद गुस्से से भर जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। धीरे धीरे वही काली परछाइयां और बड़ी होकर पूरी हवेली को घेर लेती हैं। उसकी पत्नी भी सब समझ चुकी होती है, लेकिन अब कुछ भी ठीक करना उनके हाथ में नहीं था। अंततः आकाश और उसकी पत्नी दोनों इस श्राप का शिकार हो जाते हैं। उनकी चीखें बस राजबाड़ी की दीवारों में गूंजती रह जाती हैं। अगली सुबह गांव वालों को हवेली से कुछ दूर रास्ते पर पंडित की लाश मिलती है। मानो किसी काली ताकत ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया हो। सुबह गांव वाले सिर्फ उनकी लाशें पाते हैं। कोई सबूत नहीं मिलता और इस तरह वह श्राप हमेशा के लिए उस राजबाड़ी पर मंडराता रह जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारा मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि आपके दिल तक अच्छे संदेश पहुंचाना और सोच को जागृत करना भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल खूनी मेकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली नैतिक कहानियों और प्रेरणादायक घटनाओं को मिस ना करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।